हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज फॉर 90% प्लस स्कोर के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, जो आपके 2020 में होने वाले सभी एग्जाम को कवर करता है। कॉमर्स से जुड़े हुए जितने भी आपके एग्जाम होंगे उन सभी को, चाहे वो नेट हो, जेआरएफ हो, पीजीटी हो या फिर किसी भी स्टेट का या किसी भी पीएसयू सेक्टर का अकाउंटेंट का एग्जाम हो, इन सभी में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्यादातर क्वेश्चंस आपके टैक्स से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को देखने को आते हैं, तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। आज की टोटल 55वां पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने टोटल 54 पार्ट कवर किए हुए हैं। नहीं देखा यानी 54 पार्ट्स कवर किए हुए हैं, नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने अभी तक आपसे 490 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो चलिए 491 क्वेश्चन यानी कि 491 नंबर का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। In which of the following case income of the previous year is assessable in the previous year itself? यानी कि बोला जा रहा है कि वो कौन से केस होते हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के जो इनकम होते हैं हम उन्हें प्रीवियस ईयर में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए चूज कीजिए और बताइए कि ऐसा कब होता है। देखो, सबसे पहली चीज मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ, फिर आपके जुड़े हुए और भी बहुत सारे इसके इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, ये चीज बेसिकली तब होता है जब कोई जो पर्सन है वो इंडिया में परमानेंटली तौर पर रह रहा हो, या फिर आप बोल सकते हो काफी लंबे समय से रह रहा हो, यानी कि काफी लॉन्ग टाइम से अगर वो इंडिया में रह रहा हो, तभी बेसिकली ये केस अपनाया जाता है कि प्रीवियस ईयर वाले प्रीवियस ईयर में हम लोग बेसिकली उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ कुछ केसेस और याद रखने हैं, कौन कौन से केसेस में बेसिकली ये चीजें आती हैं, क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको बहुत सारे डिस्कस एक्स्ट्रा कर दूं, ताकि आपके लिए ये काफी हेल्प होने वाला है। देखो, सबसे पहला चीज होता है जो कि शिपिंग बिजनेस होता है, ठीक है। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंस कंपनी, जो कि नॉन रेसिडेंस होते हैं, बेसिकली ये काम करता है हमारा सेक्शन 172 के तहत में। अगर ये भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ तो अगेन ये सब बंदा भी क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर का जो इनकम होगा वो प्रीवियस ईयर में ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा, अगेन जो हम लोगों ने यहाँ पर भी डिस्कस किया, परमानेंटली, यानी कि जो अगर कोई बंदा जो परमानेंटली इंडिया में रह रहा हो, या फिर आप बोल सकते हो काफी लॉन्ग समय लॉन्ग टाइम से वो इंडिया में रह रहा हो, तो भी वो काम कर जाएगा। और ये आता है हमारा सेक्शन 174 में। तो ये दो केस याद रखेंगे। तीसरे केस की मैं बात करूं तो तीसरा केस है बेसिकली एओपी, या फिर आप बोल सकते हो बीओआई। क्या होता है सर ये? एओपी मतलब फुल फॉर्म हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई मतलब हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर इस केस की भी बात हो रही हो तो वैसे कंडीशन में, तो भी ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्रीवियस ईयर का जो असेसमेंट है, प्रॉफिट है, वो प्रीवियस ईयर में ही हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और ये हमारा 174 ए के तहत में आता है। अगेन मैं सेक्शन के साथ बताते जा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली याद रहे। चलो एक केस और बता देता हूँ, क्योंकि मुझे 4 केस तो याद आ रहे हैं, इसलिए मैं चौथा केस ही बता देता हूँ। कोई ऐसा बिजनेस है, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड, या फिर आप बोल सकते हो क्लोज बिजनेस। अगर कोई ऐसा कंडीशन में है, वैसा बिजनेस है जो कि कंटिन्यूअसली नहीं काम कर रहा है, या फिर बिजनेस बंद हो गया और उसमें आपको इनकम जनरेट हुई है, उस कंडीशन में भी जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा वो प्रीवियस ईयर में ही करोगे। और ये आता है हमारा सेक्शन 176 में। चलो आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इसमें मुझे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं। किन किन केसों में आई हमारी? सबसे पहले शिपिंग बिजनेस फॉर नॉन रेसिडेंस कंपनी में सेक्शन 172, परमानेंटली अगर कोई इंडिया में रह रहा है तो 174, परमानेंटली या फिर लॉन्ग टाइम, दोनों आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, या फिर मैं लिख देता हूँ लॉन्ग टाइम से अगर वो इंडिया में रह रहा है तो भी वो कंडीशन में काम करेगा। एओपी या फिर बीओआई केस है तो भी हमारा सेक्शन 174। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फुल फॉर्म भी नोट डाउन कर लो। या फिर चौथा मैं बात करूँ तो इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस या फिर क्लोज्ड बिजनेस, वैसा बिजनेस जो फिलहाल क्लोज हो गया या क्लोज होने के कगार पे है, या फिर बोल दो एकदम बंद हो गया है, ठीक है, लास्ट ईयर है उसका। तो बेसिकली उस कंडीशन में भी जो कि 176 सेक्शन में आता है, उससे भी हम लोग क्या करेंगे, इसी ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर में ही उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये सभी चीजें आप लोग याद रखना। देखो, मुझे 4 याद थे, मैंने चारों आपको बता दिए हैं। एक आध केस और भी होते हैं, टोटल 6 केस होते हैं इसके, ठीक है। मुझे 2 केस याद नहीं आ रहे हैं, बट खैर कोई बात नहीं, आप ये चारों एटलीस्ट याद रखो। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, इसीलिए ये 6 केस याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, बात हो रही है किसकी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस की।
ये हम लोग बेसिकली किस में करते हैं? देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता क्या है? सबसे पहले बात हो रही है कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस की। कैपिटल गेन और लॉस की, यानी कि किसी भी कोई भी आप जो एसेट यूज करते हो, बेसिकली उस एसेट को परचेस करना और फिर सेल करना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट होता है, बेसिकली यहीं पर लॉस और गेन क्रिएट होता है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए में खरीद के अगर 100 से कम में बेच दिया तो जाहिर सी बात है लॉस, और 100 रुपए से अगर अधिक में बेच दिया तो प्रॉफिट। तो पहला चीज तो ये। लेकिन कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन हो गया। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म और एक हुआ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब अगर वो आपने 3 साल के अंदर में ही सेल कर दिया हो। लॉन्ग टर्म यानी कि आपने 3 साल से ज्यादा टाइम लिया हो। तो बेसिकली ये चीजें होती है। तो अगर कोई ऐसा जो लॉन्ग टर्म में अगर आपको लॉसेस क्लियर कर रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो इसका जो राइट ऑफ है, यानी कि जब सेटलमेंट करोगे, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पॉसिबल हो सकता है। ओनली, याद रखिएगा, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म से आप इसका किसी तरह का कोई भी, आप इसको सेट ऑफ या फिर राइट ऑफ या फिर जो भी आप बोलना चाहो, ये आप नहीं कर सकते हो, एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म एसेट्स कोस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अलाउड। हमें बता रहा है कि जो हमारा जो कोस्ट इंडेक्स होता है, कोस्ट इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये बताता हूँ आपको, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है, अगर कोई लॉन्ग टर्म कोई एसेट है हमारे पास, तो लॉन्ग, ये जो कोस्ट इंडेक्स है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से किस में काम करेगा? डिवेंचर्स में काम करेगा, गुडविल में काम करेगा, वो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल दो तरह की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड होता है, दूसरा बाई होता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है हमारा जितने भी बोनस शेयर मिले हैं वो, और चौथा है ज्वेलरी। सबसे पहले मैं बता दूं इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स बेसिकली किसी भी एसेट का कि जो प्राइसिंग मॉडल होता है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी ग्रो होनी चाहिए, कितना वैल्यू बढ़ेगा। मतलब आज 2020, आप सभी के पास, आप एक काम करो, गूगल में जाओ और कोस्ट इंडेक्स सर्च करो, आपको कोस्ट इंडेक्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। एसेट कोस्ट इंडेक्स सर्च करना, ठीक है, एसेट कोस्ट इंडेक्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। उसमें आपको हर साल का कुछ ना कुछ आपको ईयर दिया हुआ रहेगा, जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा होगा। ध्यान से देखना, हर साल जो होगा ना, ये ग्रो करता हुआ जा रहा होगा। यानी कि 100 से स्टार्ट होगा, 100 से फिर 110, 120, इस तरह कंटिन्यूअसली ये ग्रो करते मिलेगा आपको। तो ये जो होता है बेसिकली, ये एसेट का प्राइस है कि 100 रुपए आ जाए, कल 110 हो जाएगा, परसों 120 हो जाएगा। तो इस तरह का ये ग्रो स्टेज को दिखलाता है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है, ये यहाँ पर जो एसेट दिया है, इनमें से किसके लिए बेनिफिशियल है, आपको ये बताना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होगा, बाकी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी चीज मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि गुडविल दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ जनरेटेड होते हैं, दूसरा परचेस्ड होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि बैलेंस शीट में कौन सा गुडविल शो किया जाता है, ठीक है ना। अगेन मैंने क्या पूछा आपसे कि बैलेंस शीट में कौन सा गुडविल शो करते हैं हम लोग, सेल्फ वाला या फिर परचेस वाला। बैलेंस शीट में कौन सा गुडविल शो किया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मालूम चले कि आपको कितना पता है। सेल्फ वाला शो करते हैं या फिर परचेस्ड वाला शो करते हैं। और अगर आपको दोनों नहीं पता है तो भैया पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है GAV, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। हमें बताना है कि गेव क्या होगा, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इन 4 स्टेटमेंट में हमारा कंपैरिजन के थ्रू ये क्लियर होता है। मेरे ख्याल से आप सभी को कंपैरिजन करना पता होगा, नहीं पता है चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला कंपैरिजन होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू के बीच में। इनमें से हम लोग क्या यूज करते हैं, विच एवर इज हायर। जो इनमें से हायर होता है आप उसे उठा लो। इनमें से हायर कौन सा है, आप बोलोगे सर 50,000 इनमें से हायर है, यानी कि हम इसमें से 50,000 को चूज करते हैं। आफ्टर दैट जब हमने एक चूज कर लिया, मान लो मैं इसे नाम दे देता हूँ 1 का, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ये जो 1 बचा और ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट है, इसमें से क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर। जो लोअर होगा हम लोग उसे चूज कर लेंगे। अब बताओ लोअर कौन सा है, आप बोलोगे सर 48,000 इसमें से लोअर है, हम लोगों ने इसे चूज कर लिया। पहला स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में ये, क्लियर है। अच्छा, ये जो दूसरे स्टेप में है ये क्या कहलाया, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाता है ये। तो एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, इन दोनों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे और इनको कंपैरिजन करके जो भी चीजें आएंगी, अच्छा इसमें से लोअर लेना है या हायर लेना है, इसमें से अगेन हमें क्या लेना है, हायर को चूज करना है। हायर यानी कि 48,000। तो किसे चूज किया हमने, अगेन तीसरा टर्म में भी 48,000 को इसे चूज नहीं किया। तो यही जो आया यही हमारा कहलाता है गेव ग्रॉस एनुअल वैल्यू। राइट आंसर 48 होगा।
तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको पता होगी। नहीं पता है तो ये जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और नोट डाउन रखो। इसमें लिखा हुआ है साफ-साफ, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर फेयर रेंट को आपको लेना है, पहला स्टेप आपको अपनाना है। उसमें से जो बड़ा होगा वो आप लोगे। यहाँ से जो रिजल्ट आया, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप देख लो, ये जो आया अमाउंट उसे आप यहाँ पर लाओगे और स्टैंडर्ड रेट को कंपेयर करोगे और विच एवर इज लोअर जो होगा वो स्टेप 2 का रिजल्ट होगा। स्टेप 2 का जो रिजल्ट आया मतलब यहाँ पर जो आया उसे हम यहाँ पर लाएंगे और रेंट देखो, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है ना, या फिर रेंट अनरियलाइज्ड लेस कर लेंगे इसमें अनरियलाइज्ड। तो विच एवर इज मोर, विच एवर मोर या फिर जो हायर आप बोल दो, जो भी जो ज्यादा होगा हम लोग वो ले लेंगे और वो उसमें से हम लोग लॉस क्या करते हैं, अगर कुछ वैकेंसीज वगैरह रह गई हैं या ये खाली वगैरह रह गया, खैर खाली तो हमारा रहा नहीं है, अगर ये ना रहा हो तो यही ग्रोस एनुअल वैल्यू कहलाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज पता चल गया होगा। भूलना नहीं, इससे जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं, अगेन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, ठीक है ना। तो चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी कि MAT इम्पोज्ड ऑन। हमें बताना है कि जो मैट होता है बेसिकली वो किस तरह के कंपनी के लिए इस्तेमाल होता है। क्या वो सभी कंपनी के लिए है, पब्लिक के लिए है, प्राइवेट के लिए है या फिर पार्टनरशिप फर्म कंपनीज के लिए है। चलिए बताइए किसके लिए है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑल कंपनीज। अब बात करते हैं कि ये मैट आखिर में है क्या, कौन कौन से सेक्शंस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। बेसिकली जो मैट है ना, काफी ज्यादा कंपनीज इस्तेमाल करती हैं और ये उनको बेनिफिट के लिए दिया गया है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होता है फाइनेंस एक्ट जो हमारा है 1987, ये उसके तहत में आता है। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं कि इसका जो इस्तेमाल होता है बेसिकली वो सेक्शन 115J के तहत में होता है, जो अगेन हमारा इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसके तहत में ये आता है। हमारा मैट का बेसिकली यूज क्या होगा, तो मैट बेसिकली किसी भी कंपनी को जीरो टैक्स की बेनिफिट देती है। अब जीरो टैक्स मतलब क्या होता है सर, ये बता दो। जीरो टैक्स के मतलब अगर मैं सिंपल सा बोलूं तो आप बोल सकते हो कि अगर कोई कंपनी किसी भी ईयर में जीरो, या फिर आप एक बोल सकते हो कि कुछ ऐसी प्रॉफिट कर रही हो यानी कि एलिजिबल प्रॉफिट कर रही हो, लगभग लगभग ना के बराबर अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, उस कंडीशन में कंपनी मैट का प्रयोग करेगी, यानी कि वो जीरो टैक्स पे करेगी, ठीक है। और बेसिकली जो अभी की आज की डेट की बात करूं तो आज मतलब 20-21 ईयर, फाइनेंशियल ईयर हमारा 20 और 21 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो इसका रेट है वो है 15%, ठीक है ना। तो ये सभी की सभी चीजें प्रॉपरली नोट कर लो, एग्जाम में आपसे बहुत बार ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो अगेन आई होप ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसे लोगों पास प्रॉपरली शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।